हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से बच्चों का सीखना व सोचना। ठीक है, तो पहले जानते हैं सीखना किसे कहते हैं। तो देखिए, सीखना यानी कि इंग्लिश में जिसे हम लर्निंग कहते हैं। तो सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य के जीवन में वो जीवन भर चलती रहेगी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, एक ज्ञान का अर्जन होता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। कोई भी चीज़ को सीख करके ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो इसमें परिभाषा देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को जो अर्जन किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको सीखने की प्रक्रिया का है वुडवर्थ ने। अब देखिए, इसमें बच्चों का सीखना यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए अनुकरण द्वारा सीखना। तो बच्चे पहले कैसे सीखते हैं? अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बालक अपने से बड़ों के कार्यों का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण को सामान्यतः दो रूप में देख सकते हैं। ठीक है, दो रूप में देख सकते हैं, जानबूझकर और अनजाने में। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वह क्या करते हैं, वो अपने बड़ों को देखते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनके घर में और जो स्कूल्स में जैसे उनके टीचर हो गए, ठीक है, बड़े बच्चे हो गए, तो उनकी तरह देख करके वो उस कार्य को करने लग जाते हैं। किसी भी कार्य को अगर वो अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं तो उस कार्य को करने का वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसको अपने आप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो दो तरह से होती है, जानबूझ करके या अनजाने में। ठीक है, जानबूझ करके भी कर सकते हैं बच्चे, अपने आप से करने की कोशिश करते हैं, और अनजाने में भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें करके सीखना। बालक जिस काम को स्वयं करते हैं उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने में वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं अगर वह किसी कार्य को स्वयं करके सीखेंगे तो वह उसको क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनके उद्देश्यों का निर्माण होता है। ठीक है, उनके उद्देश्य निर्माण करते हैं, वो स्वयं से क्या करते हैं कि मैंने इस कार्य को आज पूरा करना है, तो वो उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। उसके लिए वो एक पर्टिकुलर योजना बनाते हैं और उस योजना को भी पूरा करते हैं। तो ये होता है करके सीखना। अब इसमें नेक्स्ट है निरीक्षण के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके विषय में वे शीघ्र तथा स्थायी रूप से सीखते हैं। कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो जो और निरीक्षण के माध्यम से सीखने की अगर बात करेंगे तो बालक क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वह निरीक्षण के करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का। ठीक है, उसको वो क्या करेंगे, उस कार्य को करने के लिए निरीक्षण करते समय वह उस वस्तु को छुएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप उस वस्तु का ज्ञान उनके स्मृति पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। ठीक है, तो वो बात करते हैं, छूते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि वह जो उन्होंने सीखा है, जो अपने आप उन्होंने किया है निरीक्षण करके, तो वह क्या हो जाता है, वह उन्हें याद रह जाता है। ठीक है, तो फिर ये था निरीक्षण। अब आता है इसमें सूझ के माध्यम से सीखना। तो इसमें क्या होता है कि सूझ में बालक किसी वस्तु से अपने मस्तिष्क का एकीकरण करता है। इस प्रकार सूझ को मानसिक संगठन कह सकते हैं। इसके द्वारा समस्या यकायक सामने आती है। समस्या का समाधान भी अचानक ही परिलक्षित होता है। सीखने की प्रतिक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। सूझ द्वारा सीखने में दो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, सामान्यीकरण और विभेदीकरण। ठीक है, तो सूझ के माध्यम के द्वारा क्या होता है, बच्चे का मस्तिष्क का एकीकरण होता है। ठीक है, क्या करता है, वो स्वयं से सूझ करने की कोशिश करता है, यानी कि एक अपने ही जो लेवल पर क्या करता है, बच्चा अपने आप ही सोचने लगता है किसी कार्य को कैसे सॉल्व करूँ मैं इसको। तो वो क्या करता है, सूझ के द्वारा किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको मानसिक संगठन भी कहते हैं, सूझ के द्वारा करने की प्रक्रिया को। इसमें देखिए जो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक सामान्यकरण होता है, एक विभेदीकरण। ठीक है, सामान्यकरण की अगर बात करें तो सामान्यकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य अपने जो पूर्व अनुभव होते हैं और जो पूर्व पहले से उसने सीखा हुआ है, तो वो नई समस्या को उसके द्वारा उसका समाधान करता है। फिर नेक्स्ट जो है विभेदीकरण। इसमें क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति या बालक अपने जो पुराने अनुभव हैं उनको द्वारा क्या करता है, जो नई परिस्थितियाँ बनती हैं उनकी समस्या का समाधान पुराने अनुभवों को याद करके करता है। ठीक है, तो ये विभेदीकरण
हो गया। अब इसमें है परीक्षण करके सीखना। ठीक है, तो परीक्षण, अभी निरीक्षण पढ़ा हमने, फिर परीक्षण है नेक्स्ट, कि नई नई तथ्यों की खोज करना और उनका जानना एक प्रकार का सीखना ही है। ठीक है, तो परीक्षण करते हैं जब बच्चे, तो वो क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ों को खोज करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो फिर क्या होता है कि बालक यह खोज परीक्षण द्वारा करता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सीखे गए तथ्य उसके ज्ञान का अभिन्न अंग बन जाते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी का ठोस व तरल पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो स्वयं से परीक्षण करके देखता है एक बालक कि जो गर्मी अगर किसी ठोस वस्तु पर पड़ती है तो उसका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और किसी तरल पदार्थ पर पड़ेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, परीक्षण करके सीख लेता है। यह वो बात वह पढ़ के भी सीख सकता है, लेकिन अगर वो परीक्षण करके सीखेगा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर आता है इसमें सामूहिक विधियों के माध्यम से सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत तथा समूह विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। ठीक है, तो जो सीखने की प्रक्रिया है, जब बच्चों को किसी कार्य के बारे में समझाई जाए, किसी विषय वस्तु के बारे में सिखाया जाए, तो क्या करते हैं कि अगर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से यानी कि अकेले उसको सिखाएं तो वह उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा, उतने जल्दी नहीं सीख पाएगा जितना कि उसे पूरी कक्षा के साथ में सिखाया जाए। ठीक है, पूरे समूह के साथ में सिखाया जाए तो बच्चा आसानी से सीख लेता है। तो सामूहिक विधि को प्रभावशाली विधि माना गया है बच्चे को सिखाने के लिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सामूहिक विधियां हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, जैसे वाद विवाद विधि हो गया, वर्कशॉप विधि हो गया, सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधियां, प्रोजेक्ट डाल्टन तथा बेसिक विधियां। ठीक है, तो ये विधियां हैं। जो वाद विवाद विधि की अगर बात करें तो वाद विवाद विधि वो होती है जिसमें कि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सके। किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी कोई भी टॉपिक अगर दे दिया जाए बच्चों को, और उस पर बच्चे क्या करें, स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखें। फिर आता है वर्कशॉप विधि जो नेक्स्ट है। वर्कशॉप विधि में क्या होता है कि जो विषय है, अलग अलग विषय हैं, उन पर क्या करना है, कोई वर्कशॉप यानी कि कोई सभाओं का आयोजन करना, सभाएं आयोजित करना, जिस पर क्या करते हैं छात्र अपने अपने पक्ष का रखते हैं। ठीक है, अपने अपने तरह से उस पर अध्ययन करते हैं। तो ये वर्कशॉप विधि होगी। फिर आता है सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधियाँ। तो इस विधि में क्या होता है कि छात्र किसी भी विषय पर अपने अपने विचारों को रखते हैं, विचार गोष्ठी में अपने अपने बातें कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रोजेक्ट डाल्टन तथा बेसिक विधियाँ। तो इस विधि के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है बच्चों को। वह अपने अपने ही व्यक्तिगत रुचि के अनुसार, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी उनको टास्क दिया जाए बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, अपने तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी वो क्या करते हैं, वो सीख लेते हैं। फिर आगे इसमें देखिए, प्रयत्न व भूल द्वारा सीखना। तो इस विधि में बच्चे किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रयत्न करते हैं। उन प्रयत्नों की पुनरावृत्ति करते करते उनके माध्यम से हो की जाने वाली जो त्रुटियां हैं उनमें कमी आने लगती है तथा अंत में समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जो प्रयत्न और भूल वाली जो विधि है, यानी कि प्रयत्न और भूल द्वारा जो बच्चे सीखते हैं, तो वो कैसे सीखते हैं कि वो किसी कार्य को जब करते हैं, किसी समस्या के समाधान पर कार्य करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो कोशिश करते हैं उसको कि मुझसे ये कार्य पूरा हो जाए, मैं इसको पूरा कर लूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भूल करते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर भूल करते हैं, सुधार करते हैं, और बाद में क्या होता है, सीखते सीखते बच्चे के अंदर जो त्रुटियां हो रही हैं बच्चे को कार्य करने में, तो उनमें कमियां आने लग जाती हैं और बाद में जो समस्या है उसमें समाधान प्राप्त कर लेता है एक बच्चा। ठीक है, जैसे कि गणित के प्रश्नों को हल करते समय छात्र विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं। ठीक है, बच्चा किसी गणित के सवाल को अगर सॉल्व कर रहा होता है तो वो क्या करता है, वो अलग अलग विधियों से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, इनमें सही अनुक्रिया चुन लेने से, सही होगा यहाँ पे, सही अनुक्रिया चुन लेने से क्या होती है, त्रुटिपूर्ण लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो त्रुटियां होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है उसमें अगर सही अनुक्रिया प्रयोग कर ले छात्र के अनुसार। ठीक है, तो ये प्रयत्न व भूल द्वारा सीखना हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है सोचना, यानी कि थिंकिंग। ठीक है, बच्चों का सोचना कैसा होता है। तो देखिए, सोचना क्या होता है, पहले सोचना एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस मानसिक प्रक्रिया में बहुधा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती है।
अब है इसमें एक बालक के समक्ष हमेशा अनेक वस्तुएं, समस्याएं, दृश्य, परिदृश्य आदि दृष्टिगोचर होते रहते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे के सामने हर दिन क्या होती है, अलग अलग वस्तुएं आती हैं, अलग अलग उसके सामने समस्याएं होती हैं, दृश्य परिदृश्य को आदि चीज़ों को वह देखता है तथा बालक उन समस्याओं, वस्तुओं, दृश्य परिदृश्य आदि के विषय में चिंतन करता रहता है। यह चिंतन अनुभवजन्य होता है। ठीक है, तो बच्चा किसी नई चीज़ को अगर देखेगा तो उसके बारे में सोचेगा, विचार करेगा कि ये क्या चीज़ है, और जो उसका वो चिंतन होगा तो वो अनुभवजन्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वस्तुओं को देखकर या छू करके उनके बारे में अनुभव प्राप्त करता है। धीरे धीरे बालक में प्रत्यय निर्माण होता है तथा बालक पूर्व किशोरावस्था में अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने लगता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, जब कोई भी नई चीज़ को वह देखता है तो उसको क्या करता है, वो छूने का प्रयत्न करता है। ठीक है, उसको देखना चाहता है कि ये कैसा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे अपने अनुभव को लेता है, अपने अनुभव प्राप्त करता है, और धीरे धीरे क्या करता है, बच्चे के अंदर प्रत्यय का निर्माण होता है, यानी कि वो समझने लगता है चीज़ों को कि ये चीज़ कैसी है, ये वस्तु किस प्रकार का है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रत्यय का निर्माण होता है। और जब जो बच्चा है वह पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने लगता है। अब है इसमें बच्चों का सोचना, यानी कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। बच्चों में इस प्रकार की सोच का विकास वस्तुओं और परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है उसके आधार पर वह अपने ज्ञान का संचार, अपनी सोच का विकास करता है। ठीक है, तो यानी कि प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखना। ठीक है, जब बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार की सोच का विकास वस्तुओं और परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। यानी कि जो बच्चे हैं अपने आसपास की चीज़ें वो देखते हैं, चारों तरफ की चीज़ें देख रहे हैं, जो भौतिक वस्तुएं हो गई, मनोवैज्ञानिक जो वातावरण हो गया, तो इन वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर सोचते हैं, अपने आप से सोचते हैं, विचार करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना हो गया ये। अब है इसमें कल्पना के आधार पर सोचना। जब उद्दीपन, वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। ठीक है, आप किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो आपके सामने नहीं है तो क्या होता है, बच्चे के अंदर एक कल्पना का विकास होता है। ठीक है, एक कल्पना विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, वह सोचने लगता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि चांद के अंदर ये काले धब्बे हैं तो ये किस चीज़ के होंगे, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, उसके अपने ही कल्पना में वो उसके बारे में सोचने लगता है। वो सोचेगा कि चंद्रमा पर क्या ये आँखें हैं, क्या ये नाक है, मुँह है, ये इस तरीके से वो क्या करेगा, एक कल्पना की तरह उसको देखेगा। ठीक है, क्योंकि उसने तो उस वस्तु को देखा ही नहीं। तो ऐसे ही जब कोई वस्तु या पदार्थ सामने ना हो तो बच्चे के अंदर क्या होती है, कल्पना का विकास होता है। इनके अभाव में कोई बालक इनकी मानसिक प्रतिमा बनाकर अपने ज्ञान का संचार करता है। ठीक है, तो वो अपने आप क्या करता है, अपने दिमाग में उसकी प्रतिमा बना लेता है किसी भी वस्तु की जो उसने देखी ना हो। कल्पना बालकों में सोचने का एक सुदृढ़ आधार है जिसके आधार पर बालक अपने अनुभव के आधार पर अपने भविष्यगत सोच का निर्माण करता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, अपने भविष्यगत सोच का निर्माण करता है जो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी कि पूर्व अनुभव यानी कि उसने पहले से कोई चीज़ देखी है उसके आधार पर वो किसी नई चीज़ के बारे में सुनता है तो उसको वह क्या करता है, उसको कल्पना करने लगता है उस चीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट है इसमें प्रत्ययों के आधार पर सोचना। यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार की सोच है। इसकी बालकों में अभिव्यक्ति तभी होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण आरंभ हो जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, बच्चे खुद से सोचने लगते हैं किसी भी विषय के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, तो जब स्वयं से उनके अंदर प्रत्ययों का निर्माण होता है, यानी कि वो जानकारी लेने लग जाते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो क्या होता है कि एक बालक में जितने भी अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतनी ही अधिक प्रत्यात्मक सोच पाई जाती है। इस प्रकार की सोच को विचारात्मक सोच भी कहते हैं। स्थान, प्रकार, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि के संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रत्ययों के आधार पर सोचना कि किसी भी स्थान, आकार और भार, समय, दूरी तथा संख्या आदि के बारे में जो बच्चा है उसके उसमें क्या होता है, प्रारंभिक आयु से ही वह एक स्तर बन जाता है, वो किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है कि एक ऐसा स्थान है। ठीक है, ये आकृति ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो वो आकृति को पहचानने लग जाता है, भार को महसूस करने लग जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचने लग जाता है।
अब नेक्स्ट आता है तर्क के आधार पर सोचना। इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। यह सबसे उच्च प्रकार की सोच है। ठीक है, तो सबसे उच्च प्रकार का सोच क्या है एक बालक का? तर्क के आधार पर सोचना, यानी कि तर्क करना। ठीक है, तो यह जो विकास होता है तर्क के आधार पर, तो वो कब होता है? जब भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। ठीक है, यानी कि वह क्या करता है? एक दूसरे से अपनी बातों को कहने लगता है। ठीक है, किसी बारे में कहने लगता है, तर्क के आधार पर कहने लगता है, सोचने लगता है, तो यह भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। फिर आता है इसमें अनुकरण के आधार पर सोचना। बालकों की सोच के विकास में अनुकरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह जब अपने आसपास लोगों को कार्य करते हुए देखते हैं, तब वह उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तथा अपनी सोच का विकास करते हैं। ठीक है, तो अनुकरण के आधार पर सोचना, यानी कि किसी को आपने देखा कि इसने ऐसा कार्य किया, तो वह उसने सोचा कि हाँ मैं भी इसको कर सकता हूँ, तो वह अनुकरण के आधार पर सोचना हो गया। उसने क्या किया? जो अपने आसपास के लोग हैं उनको किसी कार्य को करते हुए देखा और स्वयं से सोचा और फिर उसको करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हो गया अनुकरण के आधार पर सोचना। अब है अनुभव के आधार पर सोचना। ठीक है, बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करते हैं। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। ठीक है, तो अनुभव के आधार पर, यानी कि बच्चे ने पहले से ही कुछ जो कार्य है वो किया है, उसने देखा है, तो वो अनुभव के आधार पर सोचता है और फिर क्या करता है? उसको करने की कोशिश करता है उस कार्य को। ठीक है, तो अपनी जो नई सोच है उसका विकास किस पे करेगा? वो पुरानी जो उसने पहले से जो चीज़ें सोची हुई है, पहले से जो चीज़ें देखी हुई है, अनुभव की गई है, तो उनके आधार पर उसको करेगा नए कार्यों को। ठीक है, फिर है इसमें रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। कुछ बालक अपनी रुचि और जिज्ञासाओं के आधार पर अपनी सोच का सृजन करते हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर कैसी रुचि है, ठीक है, वो क्या चाहता है, वो उसको क्या अच्छा लगता है, तो वो रुचि और जिज्ञासा, ठीक है, जानने की कोशिश करता है कि अब इस कार्य से क्या होगा, इस तरीके से क्या करता है। वो जिज्ञासा अगर बच्चे के अंदर है, रुचि उसके अंदर है, तो वो उसके आधार पर सोचता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे सोचते हैं कि स्पेस में क्या होंगे, इतने सारे तारे होंगे। ठीक है, पेड़ों के घोंसले देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने अंडे होंगे, कैसे अंडे होंगे, किस कलर के होंगे। तो ये क्या हो जाती है? उनकी एक जिज्ञासा हो जाती है। ठीक है, रुचि की अगर बात करें तो बच्चे के अंदर क्या होती है? पेंटिंग करने की रुचि होती है, कि किसी को क्या होता है कि कार्टून्स बनाने की रुचि होती है। तो ये बच्चे की जो रुचि होती है, तो उसके आधार पर वो सोचते हैं, जिज्ञासा के आधार पर सोचते हैं। फिर देखिए इसमें शिक्षक या अभिभावक को बालकों में नए रूपों और जिज्ञासाओं को पैदा करना चाहिए, जिससे बच्चों में सोचने की क्षमता को गति तीव्र हो सके। ठीक है, तो ये शिक्षक और अभिभावक का कार्य होता है कि वह क्या करें? बच्चों के अंदर नई नई जिज्ञासाओं को, नई रुचियों को पैदा करें, जिससे बच्चे में सोचने की जो क्षमता है वो और भी अधिक तीव्र हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बच्चों का सीखना व सोचना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और वीडियो की नई से नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए।